के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ जी, जेनेटिक कोडॉन पढ़े जा रहे थे और जेनेटिक कोडॉन के अंदर आपको हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कोडॉन तक बता दिया गया था। अब आज की जो कहानी है वो शुरू होगी सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन से। आज हम शुरू करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। कि जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हमारे पास टोटल 64 कोडॉन होते हैं और इन टोटल 64 कोडॉन्स में से हमारे पास 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्टॉप कोडॉन के नाम से जानते हैं या जिन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहेंगे। और स्टॉप कोडॉन के अंदर हमारे आते हैं UAA, UGA और UAG। ये 3 कोडॉन्स हैं जिन्हें हम लोग स्टॉप कोडॉन के नाम से जानेंगे। और इसके अलावा जो बचे हुए कोडॉन्स हैं टोटल 61, ये हमारे कोडिंग नेचर के कोडॉन्स होते हैं जो बेसिकली कोड करेंगे किसी अमीनो एसिड के लिए। ये कोड करते हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। और इन 61 कोडॉन्स में से एक कोडॉन होता है जिसे हम नाम देते हैं AUG। और ये जो AUG कोडॉन है ये डुअल नेचर का होता है। ये स्टार्ट कोडॉन के तौर पे भी एक्ट करेगा और दूसरा ये प्रोकैरियोट्स के अंदर फॉर्माइल मेथियोनिन, जिसे मैं FMET लिख रहा हूं, फुल फॉर्म है इसकी फॉर्माइल मेथियोनिन, इसके लिए कोड करता है। और यूकैरियोट्स के अंदर ये कोड करता है एक अमीनो एसिड जिसे हम मेथियोनिन कहेंगे। अब जेनेटिक कोडॉन का सबसे पहला जो फीचर ये है कि जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं वो ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब है ये कि हमारे जो जेनेटिक कोड है यहां पे 3 नाइट्रोजन बेस के बने होंगे। 3 नाइट्रोजन बेस के एक कोडॉन कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके सामने मैंने इस तरीके से लिख दिया है तो ये जो 3 कंसेक्यूटिव नाइट्रोजन बेसेस हैं, ये जो 3 कंसेक्यूटिव नाइट्रोजन बेसेस हैं, तो ये हमारा पहला कोडॉन हो गया, ये दूसरा कोडॉन हो गया और ये तीसरा कोडॉन हो गया। मेरी बात सभी को क्लियर हो रही होगी। दूसरा इनका नेचर होता है, कोडॉन का नेचर कहूं या फीचर कहूं, कि ये जो कोडॉन होते हैं ये यूनिवर्सल हैं। अब इस यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या है? देखिए, यूनिवर्सल कहने का मतलब ये है कि आप किसी बैक्टीरिया को ले लीजिए, किसी फंजाई को ले लीजिए, किसी प्रोटोजोन को ले लीजिए, किसी प्लांट को ले लीजिए और किसी ह्यूमन को ले लीजिए। अगर कोई एक कोडॉन, सपोज करो UGG है या ट्रिपल U है, अगर वो फिनाइल एलेनिन या जैसे ट्रिपल U जो होता है वो फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है और UGG जो है वो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है। तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं होगा कि ट्रिपल U किसी दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड करने लग जाए, प्लांट के अंदर किसी और तरीके का कोडॉन हो जाए, एनिमल्स के अंदर किसी और तरीके का कोडॉन। जेनेटिक कोडॉन यूनिवर्सल है, मतलब जो कोडॉन बैक्टीरिया में है वो ही सबसे हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होंगे। तो फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन ट्रिपल U कोड फॉर फिनाइल एलेनिन, मतलब किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए
जेनेटिक कोडॉन का नेचर नहीं बदलने वाला, वो सिमिलर रहेगा या सेम रहेगा। तो मैं यहां पे कह रहा हूं यूनिवर्सल का नेचर का मतलब ये है कि फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन ट्रिपल यू कोड फॉर फिनाइल एलेनिन ये बदलेगा नहीं। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है? आप लोग एक अच्छे से जानते हो बात कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों के पास में अपना खुद का डीएनए होता है, और ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो खुद का डीएनए लेके चले उन्हें हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है और उस डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड बनते हैं, मतलब जब वो डीएनए आरएनए बनाता है और उसके ऊपर जो कोडॉन होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होंगे बेटा, वो थोड़े से अलग टाइप के होंगे। तो यहां पे मैं इस बात को ये लिख दे रहा हूं कि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और साथ में कुछ प्रोटोजोअन्स के अंदर जेनेटिक कोडॉन थोड़े से अलग नेचर के हैं। मतलब हमारे जेनेटिक कोडॉन से उनके कोडॉन थोड़े अलग हैं। अलग मतलब वो किसी दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं यूनिवर्सलिटी के। क्लियर है मेरी बात आपको? अब तीसरा नेचर यहां पे ये है बेटा कि इन कोडॉन्स में डीजेनरेसी होती है, या आप कह सकते हो कि कोडॉन जो होते हैं ये डीजेनरेट कोडॉन होते हैं। इस बात को कैसे समझा जाए कि कोडॉन हमारे डीजेनरेट है? तो आप ये जानिए कि टोटल कोडॉन है हमारे पास 61, मतलब टोटल 64 थे लेकिन 3 स्टॉप कोडॉन है। तो बच्चे जो कोडिंग नेचर के वो कितने हैं? 61। अमीनो एसिड कितने हैं टोटल? 20। तो आप एक बात बताइए, कोडॉन का नंबर बहुत ज्यादा, अमीनो एसिड का नंबर कम है। तो अगर एक अमीनो एसिड के ऊपर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3 कोडॉन आ जाते हैं। मतलब 3 कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो जब बहुत सारे 2 और मोर कोडॉन्स कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डीजेनरेसी। लेकिन बस 2 एक्सेप्शन है इसमें भी, डीजेनरेसी में भी। एक तो ट्रिपल यू, मतलब फिनाइल एलेनिन का एक ही कोडॉन है, और ट्रिप्टोफैन यूजीजी। ये 2 अमीनो एसिड को छोड़ के बाकी सारे अमीनो एसिड के लिए 2 से लेके 6 कोडॉन तक हो सकते हैं। तो इस बात को मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं कि व्हेन 2 or more codon code for single amino acid, code for single amino acid, this property is known as degeneracy। और इसमें एक्सेप्शन क्या है? तो इसमें एक्सेप्शन है ट्रिपल यू, जो फिनाइल एलेनिन के लिए था, और यूजीजी जो ट्रिप्टोफैन के लिए होता है, जो ट्रिप्टोफैन के लिए होता है। मतलब ये 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनका केवल एक कोडॉन है। बाकी जितने बचे हुए कोडॉन है, या रेस्ट ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट दीज 2, इन दोनों को छोड़ के जितने बचे हुए अमीनो एसिड हैं उनके लिए 2 और मोर कोडॉन प्रेजेंट है। ये हो गया डीजेनरेसी का मतलब। जब बहुत सारे कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे तो उसे डीजेनरेट कोडॉन कहेंगे। एक्सेप्शन इसमें ये 2 हैं, और रेस्ट जितने बचे हुए अमीनो एसिड हैं उसमें 2 और उससे ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं जो उन्हें कोड कर रहे हो।
अब अगली बात है, हमारे कितने हो गए? सबसे पहला मैंने बताया ट्रिपलेट, दूसरा यूनिवर्सल, तीसरा डीजेनरेट कोडॉन। अब आती है बात बेटा नॉन एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस, कई किताबों में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो पहले ही एम्बिगुइसिटी या एम्बिगुअस वर्ड का मतलब आप जाने। एम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर ना होना। मतलब जैसे सपोज करो कोई पर्सन है, अभी थोड़ी देर पहले कोई बात कह रहा था, अब थोड़ी 2 मिनट में पलटी मारी, कुछ और बात कहने लग गया, तो पर्सन क्या है? एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस है मतलब वो अपनी बातों में क्लियर नहीं है, वो जो कह रहा है वो उस पर स्टैटिक नहीं है। नॉन एम्बिगुअस का मतलब हो गया वो अपनी बात में क्लियर है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? मतलब एम्बिगुअस का मतलब होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर ना होना, और नॉन एम्बिगुअस का मतलब होता है, नॉन एम्बिगुअस का मतलब होता है अपनी चीजों में क्लियर होना। नॉन लग गया उसके आगे एम्बिगुअस के, तो वो क्लियर हो गया, वो क्लियर नहीं था। तो जेनेटिक कोडॉन भी क्लियर है। अगर कोई जेनेटिक कोडॉन किसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने नेचर को बदलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एयूजी लगा हुआ है स्टार्ट कोडॉन के तौर पे, और ये मेथियोनिन के लिए कोड कर रहा है। अब यहां पे मैंने GGU लिख दिया, ट्रिपल U लिख दिया, CUC लिख दिया, फिर उसके बाद में फिर AUG लिख दिया। तो ऐसा ना हो कि AUG जो पहली पोजीशन पे मेथियोनिन के लिए कोड कर रहा था वहां आके किसी सपोज करो लाइसिन के लिए कोड करने लग जाए। ऐसा नहीं होता। अगर वो पहली पोजीशन पे मेथियोनिन के लिए कोड कर रहा है तो आगे भी वो मेथियोनिन के लिए ही कोड करेगा, मतलब वो अपने नेचर को नहीं बदलने वाला। लेकिन एक इसमें भी एक्सेप्शन है, वो है GUG। GUG जब पहली पोजीशन पे लगता है, जब वो स्टार्ट कोडॉन के तौर पे होता है तो मेथियोनिन के लिए कोड करता है, और पहली पोजीशन के अलावा किसी भी पोजीशन पे लगा दो तो वैलिन के लिए कोड करने लग जाता है। तो वो देखो उसने क्या दिखाया, एम्बिगुइसिटी से दिखाई। मतलब पहले कुछ और कोड कर रहा था और अपनी पोजीशन बदलते ही उसने कुछ और कोड करना शुरू कर दिया, तो वो हो गया एम्बिगुअस। और मेथियोनिन यहाँ पे कोड हो रहा था और यहाँ पे भी लग गया तो ये मेथियोनिन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? नॉन एम्बिगुअस। मतलब जेनेटिक कोडॉन स्पेसिफिक नेचर के होंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो मैं यहाँ पे इस बात को ये लिख दे रहा हूं कि जो जेनेटिक कोड होते हैं, जो जेनेटिक कोड होते हैं, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, स्पेसिफिक इन नेचर, इसका मतलब ये हो गया कि वन कोडॉन विल स्पेसिफाई फॉर वन अमीनो एसिड ओनली, एंड वो जो स्पेसिफाई कर रहा है उस अमीनो एसिड के लिए वो उसी को स्पेसिफाई करता रहेगा चाहे उसकी कितनी भी पोजीशन बदल जाए। एक्सेप्शन लिख दे रहे हैं यहां पे, एक्सेप्शन होगा यहां पे क्या? GUG। कैसे? जैसे सपोज करो GUG यहां पहली पोजीशन पे था तो मेथियोनिन के लिए कोड कर रहा था, अब यहाँ पे आपने कोडॉन लिख दिए और यहाँ पे लग गया GUG, तो मेथियोनिन के लिए नहीं, ये किसके लिए? वैलिन के लिए कोड करने लग गया। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? ये जो GUG है ये एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस है, और ये जो AUG है ये क्या हो गया? नॉन एम्बिगुअस हो गया। ये बात आपको क्लियर हो रही है मेरी? सभी को क्लियर है? अब अगला फीचर देखिए इसका। अब नॉन एम्बिगुअस भी हो गया, यूनिवर्सल भी हो गया, डिजेनरेसी भी हो गई। अब अगला इसका नेचर है कि जेनेटिक कोडॉन के अंदर कोई पंक्चुएशन नहीं होती है। मतलब जब भी आप जेनेटिक कोडॉन को देखो, लिखा है मैंने यहाँ पे, तो इनके बीच में ऐसा किया क्या मैंने कि इसके बाद बीच में गैप दे दिया हो, थोड़ा गैप दे दिया हो, या इनके बीच में मैंने कॉमा लगाया हो? नहीं ना। मतलब जब भी हम जेनेटिक कोडॉन को पढ़ेंगे तो कॉन्टिग्युअस फैशन में पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, बीच में कोई कॉमा, कोई गैप, कोई पंक्चुएशन नहीं देनी होती है। तो ये इसका नया फीचर है, मतलब अगला फीचर है। तो मैं यहाँ पे इस बात को ये लिख दे रहा हूं कि जेनेटिक कोडॉन गैपलेस, कॉमालेस या
विदाउट पंचुएशन होते हैं, विदाउट पंचुएशन होते हैं। मतलब यू विल रीड जेनेटिक कोड इन कॉन्टिगुअस फैशन। आप जेनेटिक कोडॉन को कॉन्टिगुअस फैशन में या लगातार रीड करेंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? और नेक्स्ट फीचर है इसका कि जेनेटिक कोडॉन नॉन ओवरलैपिंग भी होंगे। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि ये जेनेटिक कोडॉन एक दूसरे को ओवरलैप ना करके आप इन्हें लीनियरली राइट डाउन करेंगे या लीनियरली ही रीड करेंगे। तो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है यू शुड रीड जेनेटिक कोडॉन इन लीनियर फैशन या लीनियर मैनर कह दीजिए आप। उसके अलावा नेक्स्ट फीचर है इसके अंदर कि बेटा जेनेटिक कोडॉन का जो एंटी कोडॉन होता है, जेनेटिक कोडॉन का जो एंटी कोडॉन होता है वो मैंने आपको बताया था किसके पास होता है? टीआरएनए के पास में। किस लूप में होता है टीआरएनए के? एंटी कोडॉन लूप में होता है टीआरएनए के। तो मैं लिख दे रहा हूं कि एंटी कोडॉन कॉग्नेट, कॉग्नेट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन। अच्छा, ये कोडॉन किस में होगा? एमआरएनए में। एंटी कोडॉन कहां होगा? टीआरएनए में। कोडॉन इज प्रेजेंट ऑन एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन लूप में ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर बात करी जाए इनको पढ़ने की पोलैरिटी की, तो आरएनए की पोलैरिटी क्या होती है भैया? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जेनेटिक कोड को भी किस पोलैरिटी में पढ़ा जाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब जब भी आप ये कोडॉन्स को लिखेंगे या आरएनए बनाएंगे तो उसमें आप हमेशा इनकी पोलैरिटी ये रखेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आप हमेशा इन्हें रीड आउट करेंगे। मेरी बात सभी को क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो ये तो इनके फीचर्स थे जो आपको पढ़ने थे, इससे ज्यादा आपको कोई फीचर नहीं पढ़ने हैं। अब अगला जो फीचर है जेनेटिक कोडॉन से अलग जो टॉपिक में होगा, एक तो छोटा सा टॉपिक है वोबल हाइपोथेसिस। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप कंपटीशन में क्वेश्चन देखेंगे वोबल हाइपोथेसिस के कि वोबल या वोबलिंग क्या होती है। और दूसरा एक टॉपिक है आपका कि जेनेटिक कोडॉन के साथ में हम म्यूटेशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं और म्यूटेशन से कैसे प्रूफ हो सकता है कि जेनेटिक कोडॉन ट्रिपलेट नेचर के हैं। तो वो नया टॉपिक है आपका। 2 टॉपिक हैं इसी के साथ जुड़े हुए, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन को हम शुरू करेंगे। ठीक है जी? तो आप मुझे बस 1 सेकंड दे दीजिए। हाँ जी, आइए। अगला टॉपिक है वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस ये कहती है, ये एक मैसेंजर आरएनए है और इसमें ये एक कोडॉन मैंने लिख दिया, इसमें 1, 2 और 3। ये जो तीसरे नंबर पे
जी लगा हुआ है ना, ये वोबल पोजीशन कहलाती है किसी भी कोडॉन की। इसी को क्या कहते हैं? वोबल पोजीशन। ये जो थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है इसे कहते हैं वोबल पोजीशन। अब वोबल हाइपोथेसिस के हिसाब से सुनना, वोबल पोजीशन समझ में आ गया आपको। वोबल हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर किसी भी कोडॉन के अंदर तीसरा नाइट्रोजन बेस, मतलब जो वोबल पोजीशन पे लगा हुआ था, अगर वो बदल जाए तो जेनेटिक कोडॉन के कोडिंग नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि जेनेटिक कोडॉन को हमेशा रीड किया जाता है उसके पहले और दूसरे नाइट्रोजन बेस से, तीसरे वाले का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है। ये वोबल हाइपोथेसिस कहती है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? मतलब कहने का ये है कि सपोज करो ये एक एंटी कोडॉन लूप मैंने बना दिया, टीआरएनए पूरा स्ट्रक्चर ऊपर होगा, केवल मैंने एंटी कोडॉन लूप बनाया उस टीआरएनए का, यहां पे इसके एंटी कोडॉन को लिख दिया मैंने, तो वो क्या हो जाएगा? यू ए सी हो गया। तो इसकी पोजीशन गिनी जाती है, वो यहां से गिनी जाती है 1 2 3। इसको ऐसे गिनते हैं, इसको ऐसे गिनते हैं। तो जो थर्ड कोडॉन है, मतलब थर्ड कोडॉन कह रहा हूं, थर्ड नाइट्रोजन बेस है इस कोडॉन का, वो बेसिकली कॉग्नेट होगा या कॉम्प्लीमेंट्री होगा फर्स्ट नाइट्रोजन बेस एंटी कोडॉन के। तो अगर ये बदल जाए और जिस अमीनो एसिड को ये लेके आ रहा है, तो इससे इसका जो मतलब मैच किया जाता है, तो इन दोनों की मैचिंग हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों की मैचिंग होनी बहुत जरूरी है। ये पहले दो की मैचिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वोबल हाइपोथेसिस कहती है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? इससे बेटा इकोनॉमी मिलती है टीआरएनए मॉलिक्यूल को। इकोनॉमी क्या मिलेगी? इकोनॉमी का मतलब आप जानते हो ना, इकोनॉमिकल हम कैसे कहते हैं कि आपने कम पैसे लेके गए, ज्यादा शॉपिंग करके ले आए, तो आपने इकोनॉमिकल काम कर लिया। तो सपोज करो एक टीआरएनए अगर एक से ज्यादा कोडॉन को रीड कर ले, तो टीआरएनए की इकोनॉमी है वो। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? अगर एक ही टीआरएनए बहुत सारे जेनेटिक कोडॉन को रीड करना शुरू कर दे, तो टीआरएनए की इकोनॉमी हो जाएगी। और उससे क्या होगा? ट्रांसलेशन जब होता है, जब टीआरएनए एंटर करता है, तो अगर स्पेसिफिक एंटी कोडॉन और कोडॉन हुए तो ही अमीनो एसिड रिलीज होगा, नहीं तो वो एग्जिट साइट से बाहर चला जाएगा। तो उससे तो भाई ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ये बहुत लंबा खिंच जाना है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो इस वजह से ये वोबल हाइपोथेसिस या वोबलिंग को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तीसरे वाले का सच कोई रोल नहीं है, तीसरी पोजीशन का। आप बस फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्यादा डिटेल में उन्होंने पूछा भी, तो वो आपसे वोबल पोजीशन पूछ सकते हैं क्या होती है। वोबल हाइपोथेसिस आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है, हालांकि देखो पहले पढ़ते थे, मैंने पढ़ाई भी है, पिछले साल 12th में पढ़ाई थी, इस साल नहीं पढ़ाई है। रीजन ये है कि जब पूछी नहीं जाती तो उसको पढ़ाने का ही क्या फायदा। 12th में पढ़ाई थी पिछले साल में, और लिखवाया भी था, जो भी बातें थी सारी पूरी थ्योरी लिखवाई थी और डिटेल में लिखवाई थी, ठीक है। लेकिन अब जरूरत नहीं है, बस आप फिलहाल वोबल हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गया है, वोबल पोजीशन आपको समझ में आ गई है। हाँ, किसी को अगर नोट्स मतलब उसमें इंक्लूड करना है इस बात को, तो जो मैंने किताब दे रखी है उसके अंदर लिखा हुआ है, वहां से आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसे ना तो लिखवा रहा हूँ, ना इतनी तवज्जो दे रहा हूँ, बस हाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं अगली बात के ऊपर। वोबल हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गई, थर्ड पोजीशन वोबल पोजीशन है, और जब भी रीड करेगा पहले दो नाइट्रोजन बेस को रीड करेगा, क्योंकि तीसरा वाला मैच करता है पहले वाले के साथ में, और इसका फायदा ये है कि इसे टीआरएनए को इकोनॉमी मिलती है, एक टीआरएनए बहुत सारे कोडॉन को रीड कर सकता है, ये इसका फायदा है। बस इतनी सी बात है, और कोई बात यहाँ पे नहीं है। अब अगली बात समझिएगा,
अगला है कि जेनेटिक कोडॉन और म्यूटेशन के बीच में क्या संबंध है, इसे हम कैसे प्रूव करें कि अच्छा म्यूटेशन से ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है जेनेटिक कोडॉन ट्रिपलेट है, कैसे है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए म्यूटेशन एक डिटेल्ड टॉपिक है जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ाया जाता है। मैं आपको वहां पे इतने टाइप के म्यूटेशन पढ़ाऊंगा जितने आपने जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे, शुरुआत से लेके लास्ट तक। उनको पॉइंट म्यूटेशन से शुरू होगा, पॉइंट म्यूटेशन के भी टाइप बांटे जाएंगे, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन के भी टाइप बांटे जाएंगे, फिर हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करेंगे, फिर जीनोमैटिक म्यूटेशन की बात करेंगे, उसके भी सब टाइप्स होंगे। सब बहुत डिटेल टॉपिक है। फिलहाल बस मैं म्यूटेशन छोटा सा इसके अंदर पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ को आपको बता दे रहा हूं। देखिए म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी भी डीएनए के अंदर सडन इनहेरिटेबल चेंज आ जाए, और उस सडन इनहेरिटेबल चेंज आने की वजह से, देखो क्या लिखा बोला गया, सडन इनहेरिटेबल चेंज मतलब अचानक से आया हुआ, इनहेरिटेबल मतलब जो अगली जनरेशन में पास ऑन हो जाए, और चेंज मतलब बदलाव। तो डीएनए के अंदर आया हुआ वो बदलाव जो इनहेरिट हो रहा हो, मतलब जो अगली जनरेशन में पास ऑन हो रहा हो, वही म्यूटेशन है। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो चेंज इन डीएनए which is inherited from one generation to next generation which will lead to change in genotype as well as phenotype। मतलब वो किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को बदल दे और साथ में उसके फिनोटाइप को बदल दे, वो भी म्यूटेशन है। इसकी दो डेफिनेशन है। अब म्यूटेशन और जेनेटिक कोडॉन के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध को हम लोग ऐसे समझेंगे कि सपोज करो आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने, राम हैज रेड कैप, एग्जाम्पल है। वो क्या बताना चाहता है, वो राम की रेड कैप थोड़ी समझा रहे हैं, वो म्यूटेशन समझा रहे हैं। वो क्या समझा रहे हैं कि आप इस चीज को देखने में एक सिमिलरिटी सब में दिख रही होगी, सारे वर्ड 3 के बने हुए हैं, जेनेटिक कोडॉन भी 3 के होते हैं। तो अब ये कहते हैं कि अगर कोई भी एक नाइट्रोजन बेस यहां पे एंटर कर जाता है, अच्छा अगर सिंगल नाइट्रोजन बेस हट जाए या एक्स्ट्रा आके लग जाए, तो लगने को कहेंगे इंसर्शन, निकलने को कहेंगे डिलीशन। एक और काम होता है सब्स्टिट्यूशन, वो बदल जाता है, हालांकि उससे डिलीशन एडिशन नहीं हो रहा, रिप्लेस हो गई पोजीशन। जैसे ये दोनों बैठी हैं, इनको उठा के बदल के बैठा दूं, ये एडेनिन है ये ग्वेनिन है, दोनों को पलट दूं, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने इन्हें, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और भी प्रोसेस होते हैं केमिस्ट्री में, टॉटोमराइजेशन पढ़ा होगा आपने, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का अरेंजमेंट बदल जाता है। अच्छा उससे उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी जो बॉन्डिंग नेचर है वो बदल जाता है, तो जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा वो बदल जाता है, उसे टॉटोमराइजेशन कहते हैं। वो भी एक डीएनए के म्यूटेशन में ही पढ़ाया जाता है, हालांकि डिटेल में केमिस्ट्री के अंदर है वो पार्ट जो है आपका। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि सपोज करो मैंने यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन किया, पॉइंट का मतलब है एक नाइट्रोजन बेस का आना, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन किया, और पॉइंट म्यूटेशन में भी मैंने इंसर्शन कर दिया, तो इससे जो ये रीडिंग फ्रेम था, ये पूरा रीडिंग फ्रेम बदलेगा। कैसे बदलेगा, तो आइए इसे जानते हैं। देखो यहां पे राम तो ऐसे ही रहेंगे, हैज भी ऐसा ही रहेगा, बिग के लिए बी यहां पे आया है, और ये जो तीनों थे फ्रेम बदल गया। मतलब ये बीच में जब आके लगा ना यहां पे, तो मैंने बताया है कि जेनेटिक कोडॉन 3 के ही हो सकते हैं और 3 के ही रहेंगे, चाहे उसमें बीच में कोई भी लग जाए। तो वो जो रीडिंग फ्रेम पहले इतना पढ़ा जाता था, अब वो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया, और ये जो रीडिंग फ्रेम था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो यहां पे ये रीडिंग फ्रेम बदल गया, ये ऐसे हो गया। तो अब एक बात बताइए आप, अगर इसका रीडिंग फ्रेम बदलेगा तो जेनेटिक कोडॉन का
कोडिंग फीचर भी तो बदलेगा। जिस अमीनो एसिड के लिए वो कोड करता था वो अमीनो एसिड के लिए अब वो कोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरा कोडॉन उसमें, मतलब दूसरा नाइट्रोजन बेस आगे लग गया, कोडॉन ही टोटल बदल गया। मतलब कहने का उदाहरण ये है कि भाई सपोज करो ये एक सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल, अब इसमें मैंने इस पोजीशन पे UA डाल दिया उदाहरण के तौर पे, तो पहला जो रीडिंग फ्रेम था वो तो सही रहा। अब ये जो A बीच में आके इंट्रोड्यूस हुआ, इससे क्या हो गया, ये UAU, और ये वाला U आगे शिफ्ट हो गया और आगे ये हो गया। पहले रीडिंग फ्रेम हुआ क्या करता था, पहले रीडिंग फ्रेम हुआ करता था एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब रीडिंग फ्रेम क्या हो गया, AUG के नेचर पे तो कोई बदलाव नहीं आया, मतलब ये तो मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा था, ये कोड करता रहेगा। पहले ट्रिपल यू फिनाइलएलनिन के लिए कोड करता था, लेकिन अब ये UAU हो गया। तो सपोज करो ये एस्परजीन के लिए कोड करने लग गया, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं। तो आप ये देखिए कोडिंग नेचर बदल गया उसका, नहीं बदल गया। अच्छा, ये जब रीडिंग फ्रेम आगे हुआ तो ये ट्रिपल यू फिनाइलएलनिन कोड कर रहा है, लेकिन इससे ये जो कोड कर रहा था अमीनो एसिड इसके लिए, ट्रिप्टोफैन के लिए, वो नहीं कर पाएगा। तो जब अमीनो एसिड का नेचर बदल जाएगा तो जो प्रोटीन है, मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रोटीन का जो फाइनल या 3D स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोटीन का, वो अमीनो एसिड के साइड चेन के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड उस चेन में लगा है और उसके साइड चेन में क्या चार्ज है, वो डिसाइड करेगा कि प्रोटीन का फाइनल स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, प्रोटीन का फाइनल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि वो फंक्शन कैसी कर रही है। जितने भी हार्मोन है, एंजाइम, वो सारी प्रोटीन ही तो है, तो सबस्ट्रेट के साथ ही तो बाइंड करते हैं। एंजाइम या कैटलिस्ट क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे, किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कराएंगे। अब सपोज करो जो बनी हुई प्रोटीन है वही मालफॉर्म्ड हो या उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो फंक्शन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। फिनाइलकीटोनुरिया का नाम सुना है आपने, सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना आपने। तो फिनाइलकीटोनुरिया में क्या हो रहा था, वो जीन जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए कोड करती थी, उसी जीन में म्यूटेशन हो गया। तो अब जब वो जीन जो फिनाइल एलेनिन के लिए, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए कोड कर रही थी, उसमें म्यूटेशन हुआ। अब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनना बंद हो गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में फिनाइल पायरुविक एसिड ज्यादा बन गया। फिनाइल पायरुविक एसिड ज्यादा बना तो एक्यूमुलेट हुआ तो मेंटल रिटार्डेशन हो गई, और उसके अलावा बहुत सारे अलग उसके अंदर सिम्टम्स आ गए। यही तो था सिकल सेल एनीमिया में। क्या था, एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ था। क्या पॉइंट म्यूटेशन किससे किसके बीच में हुआ था भाई, GAG नाम का एक कोडॉन था RNA में, उसमें पॉइंट म्यूटेशन हुआ था A वाली जगह पे, और वहां पे क्या हो गया था, GUG हो गया था। तो GAG जब हुआ करता था तो ये कोड करता था किसके लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए, और जब GUG आ गया तो कोड करने लग गया किसके लिए, वेलिन के लिए। और जब ये ग्लूटामिक एसिड था तो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन की जो फोल्डिंग होती थी या पॉलीमराइजेशन होता था वो प्रॉपर था, जिसकी वजह से RBC की जो शेप होती थी वो बाइकॉन्केव डिस्क शेप हुआ करती थी। लेकिन जब वेलिन आ गया तो अमीनो एसिड बदला, साइड चेन बदली, चार्ज बदला, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदला, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदला तो RBC का स्ट्रक्चर बदल गया, क्या हो गई, सिकल शेप। तो ये म्यूटेशन का फर्क है। जेनेटिक कोडॉन में अगर एक भी बदलाव आ जाए तो पहला तो ये दिखाना चाहा इन्होंने कि रीडिंग फ्रेम बदलता है, और ज्यादा अगर सीवियर कंडीशन हो तो ऐसी टाइप की कंडीशन अराइज हो सकती है जिसे हम लोग सिकल सेल अनीमिया भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर इसी चैप्टर में मेंशन्ड है, अगर आप एनसीईआरटी को रीड आउट करेंगे तो। ठीक है, तो अब यहां पे ये बताना चाह रहे हैं उदाहरण के तौर पे, ये जितनी भी मैंने बात बताई ये सारी बात आपको समझ में आई। देखिए हालांकि मैं स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको सारे स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड मिल जाएंगे, जो मैं बोल रहा हूं सब समझ में आ जाएंगे आपको। अब इन्होंने बताना चाहा यहां पे कि भाई ये कैप है, ये रीडिंग फ्रेम बदलता चला गया। अब सपोज करो एक इंसर्शन और कर दिया,
एक इंसर्शन और कर दिया, पॉइंट म्यूटेशन में एक इंसर्शन और कर दिया, तो राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब रीडिंग फ्रेम बदलेगा, बी के आगे आई आ जाएगा, आर आ गया, ई आगे शिफ्ट हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा ईडीसी और ये एपी। तो देखिए अब एक और पॉइंट म्यूटेशन किया हमने, उससे फिर रीडिंग फ्रेम बदल गया। अब एक और चलो कर दे रहा हूं, यहां पे जी इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, हैज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बिग आ गया, आर आगे शिफ्ट हो गया और फिर से जो है आपका ये बन गया। तो अब ये एक कोडॉन एक्स्ट्रा आ गया, उससे बात का मतलब बदल गया। पहले था कि भाई राम के पास में एक लाल टोपी है, अब यहां पे बात आ गई राम के पास में एक बड़ी लाल टोपी है, दोनों बातों में अंतर आ गया केवल एक कोडॉन अंदर आ जाने से। तो जैसे बात में बदल आ गया तो ऐसी प्रोटीन के अंदर भी चेंज आ जाता है। ये यहाँ पे इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं। अब इसी बात को आप जैसे इंसर्शन से दिखाया है, इसी को आप डिलीशन से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं डिलीशन से? तो उदाहरण के तौर पे यहां पे फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि राम हैज रेड कैप। अब मैं यहां पे सबसे पहले क्या कर रहा हूं, आर का पॉइंट म्यूटेशन करके डिलीशन कर दूं, हटा दूं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, राम हैज ईडीसी एपी, ऐसा ही है। ई को हटा दे रहा हूं मैं, इसका डिलीशन कर दिया फिर से भैया मैंने, तो ये क्या हो गया, राम हैज डीसीए पी। फिर इसको हटा दो आप, इसका डिलीशन कर दो आप, तो अब ये हो जाएगा राम हैज कैप। तो देखो अगर ये 3 नाइट्रोजन बेस निकले तो फिर बात का मतलब बदल गया। वहां पे तो उससे कहा कि भाई राम के पास में एक रेड कैप है, यहाँ पे बोला राम के पास बस कैप है। ये सिंपल सी बात कही गई है। अच्छा ये इस बात को ये मत समझना मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी अंग्रेजी बहुत वीक है, मैं केवल ये आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन का नेचर बदलता है, कोडॉन बदलते हैं तो प्रोटीन का नेचर बदलता है। और इसका साक्षात एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया, इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया, जिसके अंदर केवल एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाने से, और वहां पे तो डिलीशन भी नहीं हुआ था मेरे भाई, वहां पे तो क्या हुआ था, केवल सब्स्टिट्यूशन हुआ था, ये सब्स्टिट्यूट हुआ था। अच्छा आरएनए के लेवल पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ होगा, ये डीएनए के अंदर बदलाव आया होगा। मतलब कहने का ये है कि भाई ये तो हम जो देख रहे हैं ये तो आरएनए का लेवल है ना भाई, अगर डीएनए के अंदर बात करें तो जो 3:5 रहा होगा उसके अंदर ये रहा होगा CTC, और यहां पे रहा होगा CAC। मतलब T का रिप्लेसमेंट डीएनए के अंदर A से हुआ होगा, जिसकी वजह से आरएनए में कोडॉन बदल गए। ये यहां पे बोलना चाह रहा है, मतलब आरएनए में थोड़ी म्यूटेशन होगा, तो डीएनए में पहले होगा ना, डीएनए ही कंट्रोल कर रहा है आरएनए की एक्टिविटी को, तो डीएनए में बदलाव आया तो आरएनए के अंदर बदलाव आया, और आरएनए जब बदला तो इससे बनने वाले जो अमीनो एसिड हैं ट्रांसलेशन में वो भी बदल जाएंगे। और यहाँ पे क्या था इसकी जगह पे, बताना जल्दी से, ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे क्या आ गया, वेलिन। फिर ग्लूटामिक एसिड की वजह से जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर था वो प्रॉपर रहा, जिससे उसकी आरबीसी कैसी आ गई, बाइकॉनकेव आ गई। और वेलिन के अंदर कैसी आ गई, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पाया, वो कैसी हो गई, सिकल शेप हो गई, सिकल शेप हो गई। अच्छा आप कहोगे कि, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा इस बात को, आप कहोगे कि भाई सर सिकल शेप हो जाने से अनीमिया कैसे हो जाएगा, सिकल शेप हो गई तो अनीमिया कैसे हो गया। अनीमिया का तो मतलब सीधा सीधा ये है कि आरबीसी का काउंट कम हो जाना अनीमिया कहलाता है।
तो इस बात को ऐसे समझेंगे कि भाई आप फिजिक्स पढ़ के आए हो, बहुत अच्छा पढ़ते भी हो, बच्चों वाली फिजिक्स है जो मैं बताना चाह रहा हूं। आप एक बार बताइए, एक स्ट्रक्चर ये है यहां पे और एक स्ट्रक्चर ये है, ये बाइकॉन्केव डिस्क है और ये सिकल शेप है। हाई ब्लड प्रेशर पे ब्लड वेसल के अंदर ये भाग रही हैं, आपस में भी टकराती हैं। ये ऐसा थोड़ी होता होगा कि आपस में कॉलॉइड नहीं होती होंगी, इनके अंदर कॉलिजन होता होगा। ये इसकी वॉल से भी टकराती होंगी। तो आप मुझे बताइए, ज्यादा फ्रिक्शन इसे मिलेगा, ज्यादा फ्रिक्शन इसे मिलेगा? सिकल शेप को ज्यादा फ्रिक्शन देखना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा? उसको फ्रिक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन उसके लिए भी होगा, लेकिन उसके मुकाबले इसके अंदर ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा वहां पे ज्यादा वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर का मतलब ये है कि भाई ये आरबीसी है, एक तो ये आरबीसी इसकी वॉल से टकरा रही है ब्लड वेसल की, और ये आपस में भी एक दूसरे से कॉलोइड कर रही हैं, जिससे इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जल्दी टूट रही है। मतलब वो जल्दी, एक तरीके से कह सकते हो कि उसके लिए टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा, वियर एंड टियर समझ लीजिए। मतलब उसमें जो लगे हुए प्रोटीन है या वो चीजें डैमेज जल्दी हो रही हैं, जिसकी वजह से इसका जो लाइफ स्पैन है, जैसे नॉर्मल आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का है, 120 डेज का, तो 120 दिन का लाइफ स्पैन पूरा करती हैं वो, लेकिन इनका लाइफ स्पैन घट जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी जब अपने लाइफ स्पैन को पूरा ना करके उससे पहले ही खत्म हो जाएं, तो आरबीसी का काउंट घटना शुरू हो जाएगा, और आरबीसी का काउंट घटेगा तो वही कहलाता है अनिष्का, अंशिका, अनीमिया। अनीमिया क्या कहते हैं? अनीमिया किस कंडीशन में होती है? अनीमिया नहीं, आरबीसी का लाइफ स्पैन कम होने से अनीमिया नहीं होता है, आरबीसी का काउंट कम होने से अनीमिया होता है। ठीक है, इसलिए कहता हूं आंख बंद करके मत सो। कैसे समझाऊं मैं, क्यों लेक्चर देने के लिए मुझे तुम जो है प्रोत्साहित करते हो कि राणा सर आप लेक्चर देना शुरू कर दो, फिर 10-15 मिनट चले जाएंगे, मैं एक बार चालू होता हूँ तो फिर बंद नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे बंद करने में दिक्कत है, वैसे ही मैं जब बोलता हूँ तो फिर लगातार ही सुनाऊंगा और ढंग से सुनाऊंगा, और हो सकता है धीरे धीरे सुनाने की एफिशिएंसी बढ़ जाए, और 2-4 दिन बाद और नहीं मानोगे तो फिर मारपीट को उतर आऊंगा मैं। मत सो क्लास में, बता रहा हूं मैं, आंख बंद करके नींद ले रही है ऐसे बहन, ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे निपट जाता है। आपकी क्लास है, आप जा सकते हो। ट्रांसलेशन शुरू कर रहा हूं मैं ट्रांसलेशन शुरू कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है। अच्छा, ये 2 टॉपिक्स को क्या करना है, ये जो म्यूटेशन वाला, ये सेल्फ नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी रीड आउट करनी है, खुद से बनाना है नोट्स, मैं नहीं लिखवा रहा। आज जाओगे, घर जाओगे, अपने नोट्स में ऐड करोगे, जगह छोड़ दो, एनसीईआरटी रीड आउट करनी है और उससे अपने पॉइंट्स को लिखना है जो मैंने समझा दिया है। कोई पॉइंट, कोई लाइन, कोई वर्ड समझ में ना आए मैं बताऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो अब शुरू कर रहा हूं बेटा मैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, ट्रांसलेशन का मतलब आप लोग भली भांति जानते हो कि जो एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस था या एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन थे, उसके हिसाब से अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस बना के एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस किया जाएगा, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को या प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ट्रांसलेशन का सीधा सीधा मतलब ये है, ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि जो मैसेंजर आरएनए था, उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडॉन थे, उन कोडॉन के हिसाब से जो अमीनो एसिड
की चेन तैयार की जाएगी और किसी प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी, या प्रोटीन, या इसे आप पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस की जाएगी, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। इस ट्रांसलेशन प्रोसेस की जो साइट है वो साइट क्या होती है? साइटोप्लाज्म। इसकी साइट क्या है? साइटोप्लाज्म। एमआरएनए न्यूक्लियस में बन जाएगा और बनने के बाद में उसे साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और वहीं पे इस एमआरएनए का इंतजार कर रहे होंगे राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स के अलावा वहां पे टीआरएनए भी होगा, और वो टीआरएनए अपने अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के बैठे होंगे। वो भी इंतजार में होंगे कि भाई आरएनए आए, राइबोसोम लगे तो हम अपना काम चालू करते हैं। क्लियर है मेरी बात? इसे शुरू करने से पहले एक बात आप समझिएगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे हम लोगों ने अभी यूकैरियोट्स में आरएनए के टाइप पढ़े थे, 5s, 5.8s, 18s, 28s पढ़े थे। एक 23s आरआरएनए होता है, वो केवल प्रोकैरियोट्स के पास होता है, प्रोकैरियोट्स के पास में, यूकैरियोट्स में नहीं होता। 23s आरआरएनए, वो जो 23s आरआरएनए है वो बेसिकली राइबोसोम की फॉर्मेशन में भी मदद करता है, लेकिन साथ साथ उसका कैटालिटिक नेचर भी है, मतलब वो राइबोजाइम के तौर पे एक्ट करेगा। जैसे एंजाइम एक्ट करते हैं ना, ऐसे ही वो एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहा है। और ऐसे आरएनए जो एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हो उन्हें हम प्रकृति राइबोजाइम कहते हैं। मन नहीं लग रहा पढ़ाई में? नहीं लग रहा? मतलब एक 6 फुट का दैत्य जैसा आदमी तुम्हारी छाती पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है, और तब भी तुम मतलब कैसे अपनी आंखों को हटा सकते हो? मुझे बात समझ में नहीं आ रही। मेरा गला भर्राने लग गया है चिल्ला चिल्ला के, फटे बांस की सी आवाज आ रही है, देख रही है आवाज निकलती नहीं है गले से, और उसके बावजूद भी तुम जो है बैठे क्यों? परेशान हो, दिक्कत में हो? बताओ, किसी तरीके की परेशानी जीवन में चल रही, तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेते हैं कि भैया बच्चे तुम्हारे परेशान हैं, इनको तुम टाइम पे दूध नहीं दे रहे, रोटी नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे, मुझे ये बता दो, इनको पढ़ने के लिए कमरा नहीं दे रखा, या जैसे घर जाते हैं आप इनकी किताब छीन के रख लेते हो, पढ़ना चाहते हैं ये पढ़ने नहीं दे रहे, तो आप इन्हें, कोई ऐसी दिक्कत हो तो बताओ, मैं बात करूंगा उनसे। नहीं है कोई दिक्कत? तो फिर क्या, कौन सी दुनिया में खोई रहती हो तुम? हैं? आंख बंद करके अलग स्वर्ग की अंदर पहुंच गई बहन, यूं आंख बंद करके ऐसे, और अभी भी आंख इसकी, अच्छा तो आंख बंद करके देख रही थी कि नींद आ रही है, नहीं आ रही? मतलब चेक करके देख लेती हूँ नींद आ जाए थोड़ी सी, गलत तरीका है ये। अनुप्रिया, देखो अनुप्रिया अच्छी हो गई, अब टाइम पे सोती है बेटी, इसके घर शिकायत करी गई तो देखो सही हो गई है, तुम्हारी भी घर शिकायत कर दूंगा, तुम सही हो जाओगे। मुझे मतलब प्रवोक ना करो कि मैं तुम्हारे घरों पे फोन करना शुरू कर दूं कि जी तुम्हारा बच्चा इसे टाइम से सुलाओ, ना सोए तो रैपट मारो और सब सुलाओ, फोन से इसकी दूरी मेंटेन करवाओ। बेटा तेरे ऐसे कौन से मैसेजेस आते हैं? अच्छा, कम चलाया कर फोन, मम्मी की शिकायत है, चलाती भी नहीं है। इधर देखिए, प्रोकैरियोट्स के अंदर 23s आरआरएनए होता है। ये 23s आरआरएनए राइबोजाइम या कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। ये राइबोजाइम या कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? और दूसरी बात, किसी भी मैसेंजर आरएनए में ये 5 प्राइम एंड है, ये स्टार्ट कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है, और ये 3 प्राइम एंड है।
और यहाँ पे जितने भी कोडॉन आप लगा सकते हो वो सारे कोडॉन बीच में लगे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि किसी भी मैसेंजर आरएनए में इसकी जो 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है, स्टार्ट कोडॉन से पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद में जो सीक्वेंस इसे फ्लैंक करता है, फ्लैंक का मतलब जो बाहर इसके टंगा हुआ है, फ्लैंक्ड रीजन। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे ये मेरी मेन बॉडी और ये मैंने हाथ निकाल लिए, फ्लैंकिंग है। तो यहाँ पे ये mRNA था और इससे ये बाहर निकला हुआ सीक्वेंस है, इधर ये बाहर निकला हुआ सीक्वेंस है, तो फ्लैंक्ड सीक्वेंस है ये। तो जो सीक्वेंस इन्हें फ्लैंक कर रहा है उसी को हम लोग अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। मैंने कल भी बताया था इस बात को, ठीक है, यूटीआर कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है जो फ्लैंक्ड है और यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है जो फ्लैंक्ड है। तो जो ये फ्लैंक्ड रीजन है इसे मैं 5 प्राइम यूटीआर कह रहा हूं और इसे मैं 3 प्राइम यूटीआर कह रहा हूं। अब ध्यान एक चीज का और रखना, मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, सारे स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, थ्योरी नोट्स आप बना के लाएंगे। मतलब उसकी जो थ्योरी है, थ्योरी पूरी बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको आपको एनसीईआरटी से रीड आउट करके उन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करने होंगे। पहले बता रहा हूं, कल चेक करूंगा, बोबल हाइपोथेसिस भी चेक करूंगा, म्यूटेशन वाला पार्ट भी चेक करूंगा और ये ट्रांसलेशन तीसरा पार्ट ये चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये जो यूटीआर या अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं ट्रांसलेशन एफिशिएंसी को, ये इंक्रीज करते हैं ट्रांसलेशन एफिशिएंसी को, ठीक है जी। ट्रांसलेशन की प्रोसेस को अच्छा करने में, एफिशिएंट बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब आते हैं ट्रांसलेशन के स्टेप्स के ऊपर, या आप कह सकते हो कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है और इस मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसे आप एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कह लीजिए। एनसीईआरटी में ये स्टेप नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में दे रखा है पहला स्टेप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो मैं ये दोनों ही स्टेप, एक बाहर का पॉइंट है एक एनसीईआरटी का पॉइंट है, दोनों को इसी में एक्सप्लेन करूंगा इसी स्टेप पे। देखो, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब ये है कि किसी भी अमीनो एसिड के साथ में एटीपी को जोड़ना, किसी भी अमीनो एसिड के साथ में एटीपी को जोड़ना ही एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कहलाता है। अब ये जो एटीपी यहाँ पे जोड़ी जा रही है, ये क्यों जोड़ी जा रही है? क्योंकि आगे चल के ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी अब पहले से ही अपने साथ लेके चल रहा है वो, कि भाई एटीपी तुम मेरे साथ रहो, जब मुझे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में जरूरत पड़े तो तुम हाइड्रोलाइज होके एनर्जी प्रोवाइड करना और मैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करूंगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो एटीपी का यूज होगा इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर ये क्या करता है? एटीपी यूज होता है। अब ये चार्ज अमीनो एसिड को क्या किया जाता है, या एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को क्या किया जाता है? इसका इंतजार कर रहा होता है टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए यहां पे इसका इंतजार कर रहा है, इसके पास में एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट भी होती है, आप जानते हो, अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट भी होती है ऊपर।
तो ये जो अमीनो एसिड है जो एक्टिवेट हुआ था, अब वो अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड पे भेजा जाएगा और इसे भेजने के लिए एक एंजाइम होगा जिसे हम कहते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। उस एंजाइम को कहेंगे अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्लियर है मेरी बात सभी को? और इसी प्रोसेस को अमीनो एसाइलेशन भी कहते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को हम लोग अमीनो एसाइलेशन भी कहते हैं, लिख लेना। इसी का दूसरा नाम है अमीनो एसाइलेशन। तो अमीनो एसाइलेशन में क्या किया गया, ये जो अभी अमीनो एसिड के बिना अनचार्ज्ड टीआरएनए था, उसके बिना जो अनचार्ज्ड टीआरएनए था उसको चार्ज किया जाएगा। चार्ज कैसे किया जाएगा? तो ये दोनों यहां पे ट्रांसफर होंगे और ट्रांसफर करने के लिए एक एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम ये काम करवाएगा और जब इसके ऊपर ये दोनों चीज पहुंच जाएंगी तो अब ये टीआरएनए चार्ज कहलाएगा। अब ये टीआरएनए चार्ज कहलाएगा। यहां पे ये टीआरएनए अब चार्ज हो गया। इसकी 3 प्राइम एंड पे ये अमीनो एसिड और एटीपी आके जुड़ चुके हैं, तो इसे हम कहेंगे चार्ज्ड टीआरएनए। इसे हम नाम देंगे चार्ज्ड टीआरएनए। तो ये तो सबसे पहला काम हो चुका है, चार्जिंग कर दी गई टीआरएनए की। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप है इनिशिएशन। यहाँ पे दूसरा स्टेप होता है जिसे हम इनिशिएशन भी कहते हैं। इनिशिएशन भी कहते हैं। इनिशिएशन में क्या किया जाएगा, जो ये मैसेंजर आरएनए था इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये मैं कोडॉन रैंडमली लिखता चला जा रहा हूं। ये मैंने लिख दिया। यहां पे अब इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर सबसे पहले राइबोसोम की छोटी सब यूनिट आके जुड़ेगी। फर्स्ट नंबर पे मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सबसे पहले राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट यहां पे आके जुड़ी। राइबोसोम की छोटी सब यूनिट प्रोकैरियोट्स में कौन सी होती है? 30S। यूकैरियोट्स में 40S। अच्छा, मैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में दोनों इस प्रोसेस को पैरेलल लेके चल रहा हूं। पैरेलल मतलब उनके अंदर भी ऐसा ही होता है, बस राइबोसोम की सब यूनिट्स अलग अलग हो जाती है। प्रो में 30 और उसमें 40। और ये सब यूनिट सबसे पहले यहाँ पे जो 5 प्राइम कैप थी उस कैप को रिकॉग्नाइज करेगी और ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगी। ये यहाँ पे जाके जुड़ गई। क्लियर है मेरी बात आपको? अब दूसरे नंबर पे, अच्छा इसके साथ साथ यहाँ पे ना कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स भी आएंगे, आईएफ्स कहते हैं उन्हें, जो इस प्रोसेस को इनिशिएट करवाने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, अब जो चार्ज टीआरएनए था वो चार्ज टीआरएनए सबसे पहले आ जाएगा यहां पे। इसके पास में अमीनो एसिड था,
इसके पास में अमीनो एसिड था और साथ में एटीपी थी। याद रखना, केवल पहला टीआरएनए राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट से पहले आके लग रहा है। अब जितने भी टीआरएनए आएंगे वो सब लार्ज सब यूनिट के अंदर आएंगे। ये आपके एनसीईआरटी ने मेंशन की हुई है ये बात, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे इनिशिएशन के टाइम पे राइबोसोम से पहले टीआरएनए आ चुका है। तो अब क्या हुआ, दूसरे नंबर पे चार्ज्ड टीआरएनए आ गया और फाइनली राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट आके यहां पे जुड़ जाएगी। राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट दैट इज 50S फॉर प्रोकैरियोट्स एंड 60S फॉर यूकैरियोट्स, ये आके जुड़ गई। तो तीसरे नंबर पे यहां पे क्या हो गया, थर्ड नंबर पे लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यहां पे आके जुड़ी, जो थी 50S और 60S। मेरी बात सभी को क्लियर है, यहां तक क्लियर है? तो अब अगली बात यहां पे समझिएगा, राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट के अंदर 3 साइट्स होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग ए साइट, दूसरी होती है पी साइट और एक होती है ई साइट या एग्जैक्ट साइट। ये भी आप अच्छे से जानते हो। तो ये जो ए साइट थी इसे हम लोग अमीनो एसाइल साइट कहते हैं। अमीनो एसाइल साइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चार्ज टीआरएनए था उसे अमीनो एसाइल टीआरएनए भी कह रहे थे। तो जो चार्ज टीआरएनए अब दूसरे नंबर से आएगा, मतलब देखो पहला टीआरएनए तो अब पहले जुड़ चुका था इस राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट से, लेकिन अब दूसरे नंबर पे जो टीआरएनए आएंगे वो टीआरएनए जो चार्ज होके अमीनो एसिड लेके आएंगे वो इसी साइट से एंटर करते हैं राइबोसोम के अंदर। मेरी बात सभी को क्लियर है? इसीलिए इसको नाम दे दिया गया ए साइट या अमीनो एसाइल साइट, क्योंकि ये जो चार्ज टीआरएनए है इसे हम लोग अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए भी कहते हैं। इसे हम अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए भी नाम देते हैं। दूसरी जो साइट होती है उसे हम लोग कहते हैं पेप्टाइडिल साइट। ये पेप्टाइडिल इसलिए कहलाती है क्योंकि इस पे ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसी पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन होके यहाँ पे अमीनो एसिड जो ये लेके आ रहे हैं उन अमीनो एसिड्स की एक चेन बनाई जाएगी। तो जब यहां से टीआरएनए आएगा तो टीआरएनए जब अनचार्ज हो जाएगा, अनचार्ज मतलब उसके ऊपर अमीनो एसिड था तो चार्ज, हट गया तो अनचार्ज, एग्जिट साइड से बाहर चला जाएगा। मेरी बात सभी को क्लियर है? तो अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहला काम ये एयूजी है, ये यूएसी एंटीकोडॉन इसके पास होगा। अच्छा, जो भी टीआरएनए होगा वो अपने कॉग्नेट अमीनो एसिड के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीआरएनए किसी भी अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा। वो जिसका उसका जो एंटीकोडॉन होगा और जो टीआरएनए जिस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है वो टीआरएनए उसी अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा। कोई दूसरे अमीनो एसिड को पकड़ के नहीं, चल भाई मौज चल रही है घूम लेते हैं, चल घुमा लिया, चल ट्रांसलेशन वाली जगह ट्राइबोसोम में घूमने का मन कर रहा है तेरा, बोला ना फिर भी चल ले। ऐसे नहीं होगा। टीआरएनए भी उस अमीनो एसिड को पकड़ेगा जो अमीनो एसिड उसके लिए होगा, किसी को भी नहीं। इस बात को भी आपकी एनसीईआरटी ने कहा गया है कि यहाँ पे जो अमीनो एसिड होगा वो कॉग्नेट होगा इस टीआरएनए का, कॉग्नेट टू टीआरएनए, जैसा टीआरएनए ऐसा अमीनो एसिड। क्लियर है मेरी बात? अब सबसे पहला काम चालू होगा, जो ये एंटीकोडॉन है और ये जो कोडॉन है इन दोनों को मैच किया जाएगा। इन दोनों को क्या किया जाएगा?
मैच किया जाएगा। और मैच करने के बाद में अगर ये दोनों मैच करते हैं तो जो अमीनो एसिड था, जो ये चार्जिंग के टाइम पे इसने पकड़ के लाया था, उस अमीनो एसिड को ये रिलीज करेगा। और जैसे ही उस अमीनो एसिड को रिलीज करेगा तो लार्जर सब यूनिट के अंदर ऑलरेडी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज कहते हैं। इस बात को भी एनसीईआरटी कहती है। क्या ये जो लार्जर सब यूनिट है ना, ये कौन सी है? लार्ज सब यूनिट है। अच्छा, ये जो साइट है तीसरी वाली से क्या कह देंगे? एग्जिट साइट। और ये जो है ये लार्ज सब यूनिट है भैया। तो इस लार्ज सब यूनिट के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज नाम देते हैं। मेरी बात यहां तक क्लियर है सभी को? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज किसके अंदर मौजूद है? लार्जर सब यूनिट के अंदर मौजूद है। अब क्या होगा, इसके पीछे मैं साइट बना दे रहा हूं मेरे भाइयों। यहां पे ए साइट है, ये ई साइट है और ये ई साइट है। कोडॉन एंटी कोडॉन मैच कराए गए। अगर मैच हो गए तो ये जो पी साइट थी, इस पी साइट के ऊपर पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करा के ये जो अमीनो एसिड था ना, ये इसे रिलीज करवा देगा और यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और ये अमीनो एसिड यहां पे जुड़ जाएगा। अब देखो, इससे इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया है और यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बना है। किसने करवाया है? ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने। और ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने जब कराया था तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी कहां से आई होगी? जो एटीपी उसके साथ थी, जो शुरुआत में जोड़ी गई थी, याद है? वो एटीपी से एनर्जी मिल गई। अब ये अनचार्ज हुआ, एग्जिट साइड से बाहर चला जाएगा। चला गया। अब क्या होगा, ये जो सेटअप तैयार हुआ था लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स का, ये आगे मूव करेगा। और जब राइबोसोम किसी एमआरएनए के ऊपर चलते हैं तो उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक टर्म और ही है जो हम लोग प्लांट फिजियो में पढ़ते हैं। जब फूड का, हार्मोन का फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे भी ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो वो भी ट्रांसलोकेशन है, ये भी ट्रांसलोकेशन है जो मूव कर रहा है इसके ऊपर। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सॉरी, इलॉन्गेशन हो जाएगा। और इलॉन्गेशन के टाइम पे, इलॉन्गेशन के टाइम पे जो ये कोडॉन्स थे इनको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है जी। अब यहां पे क्या हुआ, जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट थे वो ट्रांसलोकेट हुए और पहले कोडॉन को तो रीड कर चुके हैं, आगे बढ़ जाएंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर ये हमारी साइट्स हैं जिसमें ये पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन प्रोकैरियोट्स के लिए, सॉरी फॉर्माइल मेथियोनिन प्रोकैरियोट्स के लिए और यूकैरियोट्स के लिए मेथियोनिन जुड़ चुका है क्योंकि ये ऐसे ही कोड कर रहा है। अब दूसरा हमारा टीआरएनए चार्ज होके आया और ये फिर से अपने किसी अमीनो एसिड को, ट्रिपल यू है तो ये लेके आया होगा किसको? फिनाइलएलनिन को। और साथ में एटीपी, एंटीकोडॉन के तौर पे ट्रिपल ए लाया होगा।
ए साइट से एंटर कर गया, इस साइट पे आके बैठ गया, इस साइट पे बैठा आके, कोडॉन एंटी कोडॉन मैच कराए गए, कोडॉन एंटी कोडॉन को मैच कराया गया, ये मैच कर गए, अमीनो एसिड को रिलीज करा गया और ये अमीनो एसिड आगे आके लग गया और इस प्रोसेस को फिर से पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने करवाया, अनचार्ज होके फिर बाहर निकल गया और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो यहां पे अमीनो एसिड की एक चेन बनती चली जाएगी। मैं थोड़ा दूसरा कलर ले ले रहा हूं। यहां पे हमारे अमीनो एसिड्स ऐसे ही चेन बनाते चले जाएंगे और इसकी एक बहुत बड़ी सी चेन बनती चली जाएगी और हर प्रोसेस में यही काम हो रहा होगा। चार्ज आएगा, बैठेगा, मैचिंग होगी, बाहर जाएगा, पेप्टाइड ट्रांसफरेज ट्रांसफर करेगा, फिर आएगा, फिर बैठेगा, फिर मैचिंग करेगा, एग्जिट, फिर ट्रांसफर। ये सारा काम लगातार चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक स्टॉप कोडॉन ना आए। और ये जो राइबोसोम, बेटा बातें नहीं, और यहाँ पे बातें नहीं, यहाँ पे जो राइबोसोम का मूवमेंट हो रहा है ऑन मैसेंजर आरएनए, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? और चौथे नंबर पे आएगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा? ये प्रोसेस को खत्म किया जाएगा, जैसे इनिशिएशन में ये प्रोसेस शुरू किया गया था। तो यहां पे ये फिर से हमने बना दिया मैसेंजर आरएनए, इसके अंदर कोडॉन्स को फिर से लिख दिया इसी तरीके से जैसे पहले लिखे हुए थे। अब की बार ये हुआ, ये राइबोसोमल सब यूनिट ट्रांसलोकेट करते हुए यहां पे पहुंच चुकी है और इनकी जो ये साइट्स हैं, इस पे अमीनो एसिड की एक बहुत बड़ी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है। अब जब ये यूनिट्स स्टॉप कोडॉन के ऊपर पहुंची, ये स्टॉप कोडॉन था, तो आपको एक बात बताई गई थी जब टीआरएनए पढ़ाया गया था कि टीआरएनए भी 61 टाइप के होते हैं। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं आएगा। और जब स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं आएगा तो रिलीज फैक्टर आ जाएंगे। जैसे इनिशिएशन फैक्टर थे, ऐसे ही रिलीज फैक्टर होंगे और वो क्या करेंगे? इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर से बड़ी और छोटी सब यूनिट को हटा देंगे और जो बड़ी और छोटी सब यूनिट डिसोसिएट होंगी वहां से, तो वहां से जो इसके अंदर बना हुआ ये सीक्वेंस है किसका? प्रोटीन का, वो भी इससे अलग हो जाएगा। तो अब स्टॉप कोडॉन जब आए तो यहां पे कोई टीआरएनए नहीं आया, और जब स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं आया तो आए कौन? रिलीज फैक्टर। और जब रिलीज फैक्टर्स आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिलीज करवा दिया या डिसोसिएट करा दिया मैसेंजर आरएनए को, अलग कर दिया
राइबोसोम की बड़ी और छोटी सब यूनिट को अलग कर दिया और जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी हुई थी उसे अलग कर दिया। ये सारी चीजें अलग अलग हो गई। मैसेंजर आरएनए, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ये सब अलग कर दिए गए और ये पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन भी अलग कर दिया गया। अब इस प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को बनाने के बाद में क्या किया जाता है आप जानते हो? आप लोगों ने अगर सेल चैप्टर पढ़ा हो ढंग से, मैं पढ़ाऊंगा हालांकि, तो सेल चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि ईआर का काम होता है, ईआर के भी दो टाइप होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, प्रोटीन बनाने का काम है, क्योंकि राइबोसोम जहां लगे होंगे प्रोटीन है। अच्छा, एक राइबोसोम ऐसे भी होते हैं जो फ्री फॉर्म में घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, एक राइबोसोम होते हैं जो ईआर के ऊपर चिपके हुए हैं। अच्छा, वो दोनों ईआर के मतलब राइबोसोम्स का नेचर अलग अलग है। जो फ्री फॉर्म में घूम रहे हैं राइबोसोम, बेटा इसे हाथ को थोड़ा नीचे कर ले, वो कैमरे के आगे सारी एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग यही करेगा तो है माना पहलवान आदमी है तो नहीं, हाथ तो ठीक है यार, वो ऑनलाइन वाले गाली बक देंगे तेरे को, मनी बन कहेंगे कौन है ढोर, खुल के तो कहेंगे नहीं। उसके हाँ सामने आओ, ये मार स्ट्रेचिंग करने में लगा पड़ा है, पीटीसी मचा रखी है तने यहाँ, ठीक है पार्क वार्क में चला जाया कर। प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बना, ये पॉलीपेप्टाइड क्या करेगा, जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है ऐसी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होती है। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में, हमारे सिलेबस में नहीं है। इस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या किया जाएगा, ईआर के ऊपर बन चुके होंगे या तो प्रोटीन या राइबोसोम में बन गई हुई फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां से उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपने अगर नाम सुना हो गोल्जी एपरेटस का, तो गोल्जी एपरेटस का अगर फंक्शन आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, 11th के सिलेबस में मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो जो मॉडिफिकेशन है और ये मैंने जो लिखा हुआ है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, दोनों बात एक ही है। उस प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाएगा, पैक किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ये काम होता है। ठीक है, तो इसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करने के बाद में गोल्जाई के अंदर मॉडिफिकेशन कर देते हैं ऑफ प्रोटीन और उसके बाद में उसे पैक और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दैट्स इट। अब एक काम करेंगे, जो तीनों पार्ट मैंने बताए हैं, कौन कौन से, वोवल हाइपोथेसिस तो नहीं है एनसीईआरटी में, एक तो म्यूटेशन वाला, एक ट्रांसलेशन वाला। 5 मिनट से भी कम समय दे रहा हूं मैं, जल्दी से रीड आउट कर लो एनसीईआरटी से, फास्ट, जितनी जल्दी हो सकता है। जल्दी। कौन किताब नहीं लेके आया है एनसीईआरटी अपनी, और कौन नहीं लेके आया है? क्यों आती हो आप यहाँ पे? मैट वैट लेके आया करो तुम भी बुढ़े बुढ़ियाओं की तरह, जीभ निकाल निकाल के एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो। यहाँ बुक तो लानी नहीं है तुम्हें, तने लाए हो किताब है, बेशरम मत बनो, किताबें लानी शुरू कर दो अपनी। क्या बेटा? हाँ UUG भी है ना, यू नहीं, फिनाइल नहीं बेटा, ट्रिप्टोफैन है। मैंने
नहीं हो सकता गलती हुई हो, ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन है। एडिशन कर लीजिए, अगर कहीं करेक्शन हुआ हो सकता है फ्लो में जोश में लिख दिया हूं मैंने, ठीक है, पसीना वैसे ही आ रहा था उस टाइम तो मैंने सोचा बोर्ड ही पलट दूंगा मैं, तो हो सकता है जल्दबाजी में लिख दिया हो। नहीं, डीजनरेसी में लड़कों और लड़कियों, भाइयों और दीदियों, इधर देखना, आपको एडिशन क्या करना है, वहां पे अगर गलती से फिनाइलएलानाइन लिख दिया है तो वहां पे ट्रिप्टोफैन कर देना, फिनाइलएलानाइन की जगह ट्रिप्टोफैन कर देना और मेथियोनिन कर देना, मेथियोनिन, ठीक है। ये दोनों हैं जो एक्सेप्शन है जिनके केवल एक कोडॉन होता है। बोला तो मैंने ट्रिप्टोफैन ही था उस टाइम भी, लिख फिनाइलएलानाइन दिया जो उसमें, नहीं तो आप मेथियोनिन कर दो ना फिनाइलएलानाइन को, हाँ AUG होगा, यू नहीं है इसके लिए, AUG होगा, इसका एक ही कोडॉन है बेटा, ये मुझसे हो सकता है जल्दबाजी में मिस्टेक हुई है, ठीक है, इसके लिए UGG है बस, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया, कृत्य हो गया, ऐसे कहते हैं ह्यूमन एरर, जो मुझसे हुआ। यहाँ पे बात की जा रही है कि रिलेशन बिटवीन जीन एंड DNA को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टूड किया जा सकता है म्यूटेशन स्टडी करके। तो डिलेशन या रीअरेंजमेंट हो जाना DNA में ये कॉज कर सकता है लॉस और गेन को, किसी भी जीन के और उसके फंक्शन को भी। अब इंसर्शन और डिलीशन, मतलब इंसर्ट करना या डिलीट करना, एक या उससे ज्यादा दो बेसिस को, उसके रीडिंग फ्रेम को बदल दे रहा है, किस जगह से, जिस पॉइंट से इंसर्शन या डिलीशन किया गया, और इसी चीज को फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन कह देते हैं। अब यहां पे इन्होंने दिखाना चाहा है कि ये एक RNA था, ये पूरा इसका एक रीडिंग फ्रेम था, अब यहां पे एक इंसर्शन किया गया जी का, जिससे क्या किया गया, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो, अच्छा जी को यहां से इन्होंने इंसर्शन किया है, डिलीशन किया है मेरे हिसाब से, तभी तो ACG आ गया, जी यहां से निकाल दिया है ना, गलत लिखा हुआ है, तभी तो A, C और G इधर वाला इधर शिफ्ट हो गया है, यही है ना। इन्होंने इंसर्शन लिखा है मेरे भाई, डिलीशन होना चाहिए था ना इस जगह पे। अच्छा ठीक है, मतलब ये नॉर्मल सीक्वेंस है, इसके अंदर इंसर्शन कर दिया है इन्होंने, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहां से इसे रिलेट कर रहा हूं, ये नॉर्मल सीक्वेंस है, ACG था और जब इसके अंदर G लगा दिया तो ये शिफ्ट हो गया आगे, तो रीडिंग फ्रेम पूरा बदल गया, और इसी तरीके से जब एक को डिलीट कर दिया गया तो सारा शिफ्ट हो गया, यहाँ पे भी रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। तो इन्होंने बताया हुआ है कि जब हमने एक को किया था तो रीडिंग फ्रेम बदला, लेकिन जब हमने क्या किया, तीन या उसके मल्टीपल बेसिस को इंसर्ट या डिलीट किया मल्टीपल कोडॉन में, तो रीडिंग फ्रेम पे कोई ज्यादा बदलाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन थी ACG, और जब हमने GAG को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो आगे वाला रीडिंग फ्रेम के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है, और नीचे इसको हटा दिया तो भी रीडिंग फ्रेम के ऊपर कोई बदलाव नहीं आया। तो ये चीज क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कोडॉन जो है, इस चीज ये प्रूव करता है कि कोडॉन ट्रिपलेट है और उन्हें हम लोग कॉन्टिग्यूअसली रीड करते हैं। ये पॉइंट थे मेरे हिसाब से, NCERT में भी यही दिया गया है, NCERT में थोड़ा अलग एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके आगे की कहानी, अच्छा हाँ होमवर्क और सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है होमवर्क के अंदर, कॉपी के अंदर नोट्स या थ्योरी लिख के लेके आनी है, मैं कल पक्का चेक करूंगा, डंडे से स्वागत करूंगा, अगर नहीं हुआ चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है। कल मुझसे मत कहना कि मेरे ऊपर हाथ क्यों उठा दिया। तो यहाँ पे नोट्स या थ्योरी लिख के लानी है आपको, एक तो वर्बल हाइपोथेसिस की प्रिसाइजली, वर्बल हाइपोथेसिस की
और जिसको ना मिले मैं एक वीडियो और भेज दूंगा, मैं अपनी वीडियो भेज दूंगा, उसमें से बना लेना, अगर ना मिले अच्छी तो। दूसरा आपको म्यूटेशन और कोडॉन, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ये जो स्लाइड मैंने दिखाई थी, इन स्लाइड से इसे लिख लेना, ज्यादा बेहतर आपको अच्छा मिल जाएगा। और तीसरा ट्रांसलेशन, ये 3 टॉपिक्स हैं जिनकी थ्योरी आप एनसीईआरटी से नोट से कंप्लीट करके लेके आएंगे। कुछ ना मिले तो मुझे बताना, मैं आपको भेज दूंगा। आपको लिंक चाहिए मैं भेज दूंगा, स्लाइड का लिंक चाहिए मैं भेज दूंगा, बता देना, लेकिन काम कंप्लीट होके कल की आना चाहिए आपकी कॉपी में। जा सकते हैं आप लोग।